जर्मनी के यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करने पर दूसरे सहयोगी देशों ने हैरानी और गुस्सा जताया है। लेकिन यूरोप के इस ताकतवर देश का हथियार देने से इनकार करना ऐतिहासिक है और उसके कारणों को समझना भी जरूरी है। राजधानी बर्लिन के पूर्व में घास का एक बड़ा मैदान है, जहाँ की मिट्टी में भयानक कहानियां दफन हैं। इस मैदान में जब किसान हल चलाते हैं तो उन्हें इंसानी हड्डियां, हथियार और दूसरे विश्व युद्ध के कई निशान मिलते हैं। वो साल 1945 था और जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर बर्लिन में बंकर के भीतर छिपे थे। उनके सैनिक पीछे हट रहे थे। सोवियत संघ की सेना पूर्व में मैदानी इलाकों से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सीलो हाइट्स नाम के पहाड़ पर नाजी सेना उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। इसके बाद यहाँ शवों के ढेर लग गए और रक्तपात हुआ। सोवियत संघ की जीत हुई और विश्व युद्ध अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन उनके करीब 30,000 सैनिक मारे गए। सीलो हाइट्स में बने स्मारक को देखने पर यह समझ आता है कि इस देश का इतिहास जर्मनी के कई लोगों के दिमाग में कितना गहरा समाया है। 20वीं शताब्दी की वो भयावहता आज भी इसकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है। ये कारण हो सकता है जिसके चलते जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया। ये मोटे तौर पर शांति प्रिय लोगों का देश है। एक वार्षिक सर्वे के मुताबिक जर्मनी के लोग मानते हैं कि किसी भी टकराव को हल करने के लिए राजनयिक वार्ता सबसे बेहतर विकल्प है। जर्मनी की सेना शांति अभियानों के अलावा किसी और अभियान में बहुत कम हिस्सा लेती है। इसके कुछ अपवाद हैं जो बहुत विवादित थे, जिसमें 1990 में बाल्कन और हाल ही में अफगानिस्तान शामिल है। जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक है। हालांकि इसका उत्पादन अमेरिका और रूस के मुकाबले कम है, लेकिन हथियार कहां भेजे जा रहे हैं इस पर सख्त नियंत्रण है। एंगेला मर्केल की सरकार पर इन नियमों का पूरी तरह पालन न करने का आरोप भी लगा। जर्मन मार्शल फंड के थॉमस क्लाइना ब्रॉकहॉफ कहते हैं, जर्मनी में संयम की एक पुरानी नीति है और हथियारों के निर्यात को संघर्ष को कम करने की बजाय बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है। ये नीति कहती है कि जर्मनी टकराव वाले इलाकों में हथियार निर्यात नहीं करता। हालांकि थॉमस कहते हैं कि उत्तरी इराक में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार देने में जर्मनी ने इस नीति को दरकिनार कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की स्थिति अलग है। इसके कारण इतिहास में है। यूक्रेन और रूस में नाजी सेना द्वारा लाखों लोगों की हत्या की गई। वो कहते हैं, जर्मनी ने जिन इलाकों में रक्तपात किया, वहाँ के एक हिस्से को दूसरे से लड़ने के लिए हथियार भेजना जर्मनी में बड़ी राजनीतिक बहस खड़ी कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर पैदा हुई स्थिति जर्मनी की नई गठबंधन सरकार के लिए एक इम्तिहान की तरह है। चांसलर ओलाफ स्कोल्स, जो शायद कोविड-19 को अब तक सबसे बड़ी चुनौती मान रहे थे, लेकिन उन्हें अब यूक्रेन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का दबाव झेलना पड़ रहा है। सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स की गठबंधन वाली सरकार पिछले साल के अंत में सत्ता में आई। इस सरकार ने लोगों से मूल्य पर चलने वाली विदेश नीति और हथियारों के आयात पर अधिक सख्त नियंत्रण का वादा किया है। सरकार के अंदर से भी यूक्रेन को हथियार भेजने की मांग के बावजूद चांसलर ओलाफ ने हथियारों की बजाय फील्ड अस्पताल के लिए पैसा दिया है, घायल सैनिकों का जर्मनी में इलाज करने की पेशकश की है और जर्मनी यूक्रेन को 5,000 हेलमेट भेज रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हथियार भेजने से इस संकट का समाधान नहीं निकलेगा। विदेश मंत्री और ग्रीन पार्टी की नेता एनालिना बैरबॉक ने इस पर जोर दिया कि जर्मनी यूक्रेन का वित्तीय डोनर है और मानता है कि यह हथियार देने से ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये मानना सही है कि हथियारों का निर्यात सैन्य असंतुलन में कुछ बदलाव ला सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आक्रामकता को रोका जाए। सबसे मजबूत हथियार यह है कि हम नेटो सदस्य ये साफ करें कि हर नई आक्रामकता के व्यापक परिणाम होंगे। चांसलर स्कोल्स अपनी पूर्ववर्ती एंगेला मर्केल की तरह ही बातचीत आधारित समाधान के पक्ष में हैं। एंगेला मर्केल फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ पहले ही तथाकथित नॉर्मंडी फॉर्मेट पर काम कर रही थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और रूस ने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नील्स शिमिट कहते हैं, फ्रांस और जर्मनी मध्यस्थ हैं और एक मध्यस्थ के लिए यूक्रेन को हथियार देना सही नहीं है, क्योंकि हम राजनयिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी की हजारों कंपनियां वहां काम करती हैं। कई जर्मन लोग, यहाँ तक कि एंगेला मर्केल भी यूरोप को 2 हिस्सों में बांटने वाले आयरन कर्टेन के इलाके में पली बड़ी हैं और उन्होंने स्कूल में रूसी भाषा सीखी है। पूर्वी यूरोप के समान अनुभवों के कारण ही वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहतर संवाद कर पाती थी, जबकि अन्य नेताओं के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन कई पश्चिमी देशों और जर्मनी में ही कुछ लोगों को ये बात ज्यादा हैरान और नाराज कर रही है कि जर्मनी अपने तुर्क के इक्के का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। रूस की तेल पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 जर्मनी तक आने वाली है और इससे यूरोप में जाने वाली रूस की गैस दोगुनी हो जाएगी। चांसलर ओलाफ पर रूस पर पाबंदी के जरिए इस परियोजना को रोकने का दबाव है, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है और आलोचक इसमें जर्मनी के अपने हितों को वजह बता रहे हैं। ये उनकी सरकार के लिए मुश्किल मसला है। हालांकि जर्मनी के चांसलर ने संकेत दिए हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सभी विकल्प खुले हुए हैं।
लेकिन जिस हल्के अंदाज में उन्होंने ये कहा, उससे संशय है कि इतिहास उन्हें क्या मानेगा, चालाक, कमजोर या फिर हिचकने वाला। श्मिट ने कहा, कुछ हद तक ये रणनीतिक अस्पष्टता होना जरूरी है ताकि पुतिन ये सोचना शुरू न कर सकें कि उन्हें कौन से विकल्प का क्या नुकसान होगा, इसलिए सभी विकल्प खुले रखना महत्वपूर्ण है। वहीं पुतिन पश्चिमी देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और जर्मनी अपनी शांतिवादी प्रवृत्ति को लेकर सवालों का सामना